नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। जिसे थोड़ी सी राजनीति के समझ है उसे पता था कि एक ना एक दिन ये ब्रेकिंग न्यूज आनी ही है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विपक्षीय इंडिया अलायंस में 2 ब्रेकअप हो गए हैं। 2 बर्तन टकरा टकरा कर फूट गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अपनी गाड़ी से उतार दिया है। कांग्रेस की चाल ढाल पर सवाल उठाते हुए ममता ने ऐलान किया कि अब बंगाल की 42 सीटें वो अकेले ही लड़ेंगी, कांग्रेस अपना इंतजाम कर ले। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि पंजाब में वो ही हीरो है और 13 सीटों पर उसे कांग्रेस जैसा साइड हीरो नहीं चाहिए। भगवंत मान ने साफ कर दिया कि उन्होंने एक थी कांग्रेस मजाक में नहीं कहा था। यूं तो ममता के गुस्से की लंबी लिस्ट है, लेकिन आज उन्होंने 2 कारण गिनाए। पहला, राहुल गांधी उन्हें बिना बताए कूच बिहार में रैली क्यों कर रहे हैं। दूसरा कि गठबंधन बैठकों में उन्होंने जितने भी प्रस्ताव दिए थे उनमें से एक भी नहीं माना गया। राहुल की रैली पर ममता इसलिए भड़की क्योंकि कल उनकी भी कूच बिहार में रैली है। ममता बनर्जी 3 दिन पहले भी बुरी तरह भड़की थी कि अलायंस में लेफ्ट वाले अपनी अपनी बातें क्यों चला रहे हैं, इन वामपंथियों की हैसियत क्या है। बहरहाल कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का ऐलान होते ही कूच बिहार में जगह जगह राहुल गांधी की यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए गए। कांग्रेस ने FIR दर्ज करा दी है। इशारा TMC की तरफ ही है, लेकिन ममता के गुस्से पर कांग्रेस ने ठंडा रिएक्शन दिया है। कल ही अधीर रंजन ने कहा था कि ममता की दया नहीं चाहिए और आज ममता ने कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ दिया। आज अधीर रंजन पिक्चर से गायब हैं। जयराम रमेश आगे आए और कहा कि जब सफर स्पीड में होता है तो ऐसे ब्रेकर आते रहते हैं। ममता के बिना गठबंधन सोचा ही नहीं जा सकता। इंडिया अलायंस के कुछ साथी भी बोले कि चिंता की बात नहीं है, हम सब ठीक कर लेंगे। तो चलिए पहले कुछ बयान सुन लेते हैं, फिर इंडिया अलायंस से ही जानेंगे कि गठबंधन में कहां कहां डेंटिंग पेंटिंग होनी है या फिर ये मानकर चले कि गठबंधन की गारंटी खत्म होने जा रही है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीरो। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। ऐसे मैटर ऑफ कास्ट हम इंडिया अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে कि আপনার রাজ্যে যাচ্ছে জানাই। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। की कांग्रेस के साथ नहीं जा रही की कांग्रेस के साथ नहीं जा रही। स्वार्थ का गठबंधन बनता है जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो इंडिया अलायंस से बाहर नहीं हुई है, वो इलेक्शन अलग लड़ेगी। गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस CPM ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। इंडिया अलायंस ये एक बंद दुकान है, अंदर कुछ माल ही बेचने के लिए नहीं है तो दुकान चलेगी कैसे। से पुनः दोहराना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। गठबंधन का जो पूरा के पूरा शोर था वो टाई फिश हो गया है। तो बिखरा मेला हो गया खेला, इसी पर बात करेंगे। कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैंने आज चाहा था कि इन खास मेहमानों के साथ TMC के प्रवक्ता जूही विश्वास जी, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी और थोड़ी देर में मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे। MP हैं, BJP के प्रखर प्रवक्ता है। मैं चाहता था आम आदमी पार्टी भी आए, नहीं आई। मैं चाहता था कांग्रेस भी आए, वो भी नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। विवेक जी, आपके आज्ञा हो तो दुकान खोलूं मैं? अरे नहीं, मेरे से क्या आज्ञा ले रहे हैं? आपके अलायंस ने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है ना जी। कैसी मोहब्बत है? आप TMC के साथ मोहब्बत करके मोहब्बत तो इनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव, चल सकते हैं जूही विश्वास जी के साथ 2 कदम? देखिए,
नहीं, INDIA में सभी घटक दल हैं और सब अपने अपने तरीके से हैं। कुछ राज्यों में हो सकता है हम एक साथ ना भी लड़ें, फिर भी सब INDIA बंगाल में क्या होगा? कुछ अलायंसेस पोस्ट पोल होंगे, कुछ अलायंस प्री पोल होंगे। नहीं, बंगाल में ठीक है, अभी तो अप्रैल में चुनाव है, कुछ सरप्राइजेस रखी है ना। सब कुछ टेलीविजन पे ही आप जान लेंगे तो इतनी जल्दी क्या होगा। कांग्रेस ने आपको क्या बोला आज? कांग्रेस का क्या वक्तव्य आया है? उनका वक्तव्य आया है कि भाई TMC भी INDIA का एक इंपॉर्टेंट घटक दल है। तो कौन किसके साथ रहेगा, लेकिन यह है कि वैमनस्य और वर्बल इनफाइटिंग नहीं, हम इकट्ठे हैं सभी लोग और आगे लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन भी होगा, ये भी आप देखेंगे। ये चाहे जनवरी 22 कर ले, चाहे जनवरी 25 लड़ेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के साथ, लेफ्ट पार्टियों के साथ, जिनके खिलाफ आपने 34 साल तक संघर्ष किया। मुझे याद है ममता दीदी की वो तस्वीर जब रॉयटर्स बिल्डिंग से उन्हें खींच के निकाल के मारा गया था। जी दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आज ऐसे टॉपिक अपने रखे हैं। देखिए, ये बहुत दिन से इंडिया अलायंस में ये बात चल रहा था कि कब ये सीट शेयरिंग फाइनल होगा, लेकिन आज तक इतने दिन, इतना बैठक के बाद भी शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। तो ममता दीदी ने जिस बारे में बार बार एक ही बात बोल रही थी कि सीट शेयरिंग फाइनल कीजिए, अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात है, हम लोग 34 साल बंगाल में CPM की जो अपशासन है, इनको हटाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने जी जान लगा दी। अगर ममता बनर्जी नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं होती। उस औरत ने, जिन्होंने यहाँ से CPM को हटाया 34 साल संघर्ष के बाद, उनको प्रायोरिटी अगर दिया जाएगा इंडिया जोट में, तो ये पॉसिबल नहीं है TMC के लिए ऐसे जोट में रहना। हम लोग अकेले लड़ेंगे बंगाल में, ये बात दीदी ने साफ कर दिए है। जो होगा आफ्टर पोस्ट पोल वो तो देखा जाएगा, पोस्ट पोल हो जाए उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, पार्टी निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल 300 सीट कांग्रेस लड़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल में 42 में 42 सीट तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेंगे। 42 के 42, मतलब अब इंडिया में आप हैं भी और नहीं भी हैं। हम अभी किसी गठबंधन में नहीं है दीपक जी, ये बात आज दीदी ने साफ कर दी है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर अकेले लड़ेंगे बंगाल में। हम कोई भी गठबंधन में नहीं है। बड़ी दिलचस्प बातचीत चल रही है लेफ्ट और TMC के नेताओं में। विवेक जी, उन्होंने कह दिया बंगाल में कोई सीट नहीं, क्या करेंगे आप सोच रहे थे कि 9 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, 2 अपने खुद के लिए, 7 आपके लिए। अब तो यहाँ पर अब आप दया नहीं करेंगी ममता, दया कोरबे ना, एटा चोलबे ना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई किस पे दया करे नहीं। देखिए सभी का अपना अपना मान सम्मान है। लेफ्ट एक सम्मानित घटक दल है, कांग्रेस एक सम्मानित घटक दल है, जितने भी INDIA में हैं सबका सम्मान है। वर्बल इनफाइटिंग मीडिया के सामने, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। जो डिसीजन होते हैं पॉलिट ब्यूरो सेक्रेटेरिएट करता है, वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, उसके बाद ही इस तरह के विषयों पे बोला जाना चाहिए। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, सब साथ हैं और ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये स्पीड ब्रेकर्स अप्रैल तक आएंगे। भाई, जब 3 राज्यों का चुनाव हुआ था तो लगभग मान लिया गया था INDIA खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के श्री कमलनाथ नहीं बनी थी आपस में, उस वक्त एक गठबंधन नहीं हो पाया। हमारा राजस्थान में नहीं गठबंधन हो पाया था कांग्रेस से। लेफ्ट की सीटें भी अलग से लोग लड़े थे, जिसका खामियाजा भुगता सबने। तो अब यह है कि ये एक बड़ा अलायंस है, इसमें वैरायटी ऑफ पार्टीज हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये लगेंगे अभी। लेकिन फाइनल पिक्चर आप यकीन मानिए मार्च तक ही क्लियर हो पाएगी। अंत में तब तक बार्गेनिंग भी चलेगी, बातचीत भी चलेगी, आर्गुमेंट्स भी चलेंगे, सब चलेगा। अब हाईवे के अंदर आजकल जो एक्सप्रेस वे बनते हैं ना, उनमें स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं, वो सिर्फ टोल के आगे होते हैं। स्पीड लिमिट और ज्यादा स्पीड ब्रेकर में ब्रेक ना लगा पाए तो गाड़ी पलट जाती है। भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपको बुलाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये इंडिया अलायंस टिकेगा, रहेगा, चलेगा कि खेला हो गया है? मैं सिर्फ एक बात, हाँ एक बात कह दीजिए, एक बात कहना चाहती हूँ बस। हम लोग तो स्पीड मांग रहे हैं, हम लोग तो तेजी से चलना चाहते हैं। इस अलायंस को सीट शेयरिंग फाइनल कीजिए, इतने बार ममता दीदी ने बोला है। स्पीड ब्रेकर हम नहीं है। स्पीड ब्रेकर वो पार्टी है जिन्होंने आज तक सीट शेयरिंग को फाइनल नहीं कर पाए इतने बैठक के बाद। स्पीड ब्रेकर वो पार्टी है जिन्होंने इतने वर्ष भारतवर्ष में राज किए हैं, सत्ता में थे, लेकिन आज भी एक नई यात्रा अगर पश्चिम बंगाल में होगा तो उनके लिए TMC को कोई निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं आया। जो कोalition में उनको बोलते हैं कि हम गठबंधन में हैं, उनको कम से कम एक निमंत्रण पत्र तो भेज दिया करो। तो ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी का काम नहीं है। जो ऑर्गेनाइज पार्टी होते हैं वो अपने जो है गठबंधन में है, अपने साथियों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दीदी को ये फोर्सफुली निर्णय लेना पड़ा आज।
ठीक है सुधांशु जी, इंडिया गठबंधन चलेगा, खत्म हो जाएगा, क्या क्या भविष्यवाणी है आपकी? देखिए, पहले तो मैं भविष्यवाणी की बजाय भूतकाल की वाणी कहता हूं। भूत से वर्तमान तक आते आते इनके ऊपर वो मिसल लागू हो गई कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और 4 मीटिंग हुई इनकी, 4 में 2 आरजू में निकल गई, 2 इंतजार में निकल गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दीपक जी, ये लोग हमसे पूछते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तो तारीख निकल गई, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मगर इनकी सीट बंटवारे की तारीख नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी मुश्किलों की बात है। और क्या करें, ममता जी भी कुछ हद तक सही समझ रही हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ी नहीं हुआ है, कांग्रेस में लेफ्ट की आत्मा सवार हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि तमाम कांग्रेस के लोग जिस प्रकार के बयानबाजी करते जा रहे हैं, वो किसी जमाने में 70 और 80 के दशक में लेफ्ट के नेता वो भाषा बोला करते थे जो कि कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। और यह भी तो एक यथार्थ है कि ममता जी ने सत्ता तो लेफ्ट से छीनी थी, और वो कोई सामान्य सत्ता नहीं थी। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के बाद अगर किसी को एक राज्य में अनवरत राज्य करने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस को भी 33 इयर्स किसी राज्य में नहीं मिला था, वो लेफ्ट को मिला। अब उसके बाद की जो स्थिति है तो ये दर्शाता है कि बाहर से कुछ और स्थिति है, अंदर से कुछ और है, जिसे हम कह सकते हैं कि अब अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 42 सीटों पे वो लड़ेंगी, उसका कारण ये था कि वास्तविकता में, हम बिल्कुल एक राजनीतिक बात कहता हूं दीपक जी, ये गठबंधन भाजपा से लड़ने के लिए थोड़ी था। ये मोदी जी की विराट शख्सियत के आगे तो कहीं कोई टिकता ही नहीं, सबको पता था। ये तो विपक्ष की स्पेस में अपनी हैसियत बनाने की कवायद थी कि भाई मैं विपक्ष का बड़ा नेता, ये बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी। तो अब भाई कांग्रेस जो अपनी यात्रा उत्तर से दक्षिण तक निकाली, वो यात्रा भी मैंने कहा भाजपा के खिलाफ नहीं थी। जो पूरब से पश्चिम तक निकल रही, वो भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये सहयोगी दलों, इनके इंडी दल के गठबंधनों के खिलाफ है। भाई तुम अपनी औकात देख लो, कहां भाई मणिपुर से लेके गुजरात तक तुम, हम तो हैं हर जगह। तो अब जो सहयोगी दल है उनके मन में डर है, आपने तो कोई यात्रा नहीं निकाली मणिपुर मन में डर है, और बंगाल में उन्होंने मणिपुर को भूल गए, मन में डर है कि भाई कहीं मेरा लोगों ने याद तो रखा। तो मैं, अरे विवेक जी अपने अपने टर्न पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। किसने क्या याद रखा, बहुत सारी चीजें हैं याद करने नहीं, वो ठीक है सुधांशु जी, मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन कही, मैंने कहा कृपा आप भी मणिपुर पे कृपा कर देते तो अच्छा रहता, कम से कम कोई पहुंचा तो मणिपुर। मान्यवर, मणिपुर आप गए, मैं ये कहना चाहता हूं मणिपुर गए, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई नोटिस क्यों नहीं दिया आज तक? 1 साल हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास तक का प्रस्ताव आ जाता है, मगर मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं आ रहा है। यह राजनीति होती है कि मणिपुर को मुद्दा बनाकर देश भर में अपनी राजनीति देखनी है। अगर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर वास्तविक समस्या थी, आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? चाहिए था, नोटिस देना चाहिए। आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? खैर, अब हम क्यों वायलेंस को कंटिन्यूएशन में अलाउ किया जैसे गुजरात में किया था? अच्छा मान्यवर, आपको पता है कि मणिपुर की जनता को पता है किसके दौर में वायलेंस कितना हुआ था, कितना भयानक हुआ था। इसलिए उस विषय से हम अभी वर्तमान के विषय के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं जानते हैं क्या कहना चाहता हूं दीपक जी, जब बंगाल का चुनाव हुआ था, हम लोग के बारे में कहा गया था भाजपा हार गई, जबकि वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम तो मुख्य विपक्षी दल के बन के उभरे थे। लेफ्ट और कांग्रेस साफ हो गया था। केवल 2011 तक, यानी 12 साल पहले तक, अगर चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी थी जो लेफ्ट के रूल में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में, जो लाल झंडे के नीचे थी, लाल सलाम के नीचे, तो वो वेस्ट बंगाल थी। वहां लाल रंग साफ हो गया, हरा साफ हो गया। आज लड़ाई इस बात की हो गई कि गाढ़ा भगवा बनाम हल्का भगवा, मतलब ममता जी भी चंडी पाठ करने लगी। तो आज स्थिति यह है कि बहुत साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हो गया, युगांतर स्थापित हो गया। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति तृणमूल बनाम लेफ्ट की नहीं है, जिनको उन्होंने सत्ता से हटाया था। तृणमूल बनाम कांग्रेस की नहीं है, भाजपा बनाम तृणमूल की भी नहीं है। बीजेपी वर्सेस रेस्ट, यानी भाजपा बनाम शेष की लड़ाई है। हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। जिन राज्यों में हम सत्ता में, वहां तो बीजेपी वर्सेस रेस्ट है ही है। जिन राज्यों में हम सत्ता में नहीं है, वहां भी बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। यहां तक कि केरल में, जहां हम बहुत कमजोर हैं, तमिलनाडु में समझिए वहां की सरकार जो स्टैंड ले रही है, जहां हमारी संख्या बहुत कम मानी जाती है, वहां बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि यह भारत के राजनीति में युगांतर का प्रतीक है, यानी युग बदलने का प्रतीक है। और
तृणमूल कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन की ताश के पत्ते का महल बिखरने का प्रतीक है। ठीक है, जो विश्वास जी आपको जोड़ना चाहती है, लेकिन मेरा एक सवाल, भाई आपको तो पहले से ही पता था ना, पटना में आपको पता था लेफ्ट के नेता आ रहे हैं बैठक में, तो आप गई क्यों? आपने बातचीत की गाड़ी क्यों आगे बढ़ाई? जब से आपको इनके साथ अलायंस होना ही नहीं था, तो फिर आप लोग बैठ क्यों रहे थे गठबंधन के अंदर? किस तरह का भ्रम देने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी के खिलाफ हम सब एकजुट, जबकि अंदर से आपको पता है ये तो होना ही नहीं था। देखिए दीपक जी, आज भी मोदी के खिलाफ कोई लड़ सकता है बंगाल में, तो उनका नाम है सिर्फ ममता बनर्जी। अगर 2019 के अगर चुनाव आप देखेंगे, 2021 के चुनाव देखेंगे, कांग्रेस को आप पूछिए तो कितना सीट मिला यहाँ पर जो गठबंधन करके सीपीएम के साथ। आज बंगाल में अगर किसी ने बीजेपी को धूल चटाई, उनका नाम है ममता बनर्जी। जैसे ताकत बीजेपी ने बंगाल में लगाई थी 2021 की इलेक्शन में, इतने बड़े बड़े लीडर से लेके वहां से सारी ताकत बीजेपी ने लगाई। बोले थे इस बार 200 पार तो क्या 70 में उनके रुक गए। तो ये जो रथ है, ये रथ को रोकने वाली और कोई नहीं थी, ममता बनर्जी थी। कोई और अगर लीडर होती तो यहाँ पर बीजेपी बेमालूम जीत जाती, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी को हम लोगों ने रोके हैं बंगाल में। आज भी हम लोगों को वही सवाल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, आखिर में ये सीट शेयरिंग करके सीट दूसरे को दे के बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस? हम लोग तो बोल रहे हैं जहाँ पे जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, हमारे दीदी का मानना है अगर कोई भी रीजनल पार्टी, अगर आप दिल्ली में स्ट्रांग है, अगर हम यहाँ पर स्ट्रांग है, अगर कोई और स्ट्रांग है, बिहार में जेडीयू स्ट्रांग है, तो उनको लड़ने दीजिए, बाकी सीट कांग्रेस लड़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सीपीएम के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनको प्रायोरिटी देने से है। अगर सीपीएम को बंगाल में सीट मिलता और कांग्रेस सीपीएम को प्रायोरिटी देते तो हम लोग मान जाते। जहाँ पर सीपीएम का भी सुनने सीट है उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जबकि हमारे दीदी जो कोalition में है, जिन्होंने ये इंडी नाम बोले है, खुद रखे हैं उन्होंने इस गठबंधन का, उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। अगर न्याय यात्रा होगा तो बंगाल में आएंगे, तो उनको पता नहीं है कि कब आएगा कब होगा। तो ऐसे सहयोगी रहने से क्या फायदा है जब एक तरफा डिसीजन लिया जाए कांग्रेस की ओर से? ये हम लोगों का आपत्ति के विषय है। जी विश्वास जी, आप जितने सवाल उठा रहे ना, वो कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं। आने वो कांग्रेस को एड्रेस करने वाले और कांग्रेस के प्रवक्ता आने वाले दिन में भी हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे बंगाल में। पर 42 सीटों से क्या दिल्ली की सत्ता जीत लेंगे आप? 42 सीटें काफी हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। जी विश्वास जी, देखिए दीपक जी, हम लोगों का कोई यहाँ पर उम्मीद मतलब नहीं है, और हम लोगों ने ये नहीं बोला कि ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है इसीलिए हम लोग गठबंधन में आ रहे हैं। हम लोग बोले थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई भी हो सकता है गठबंधन के बाद, और बाद में देखा जाएगा। हम लोग अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पोस्ट पोल गठबंधन हम लोगों के लिए खुला है, खुला रहेगा। अगर किसी के साथ गठबंधन में जाना है तो हम लोग 42 में 40-42 सीट टीएमसी बंगाल से जीत के तब गठबंधन में जाएगी। हम बीजेपी को यहाँ पर हम जो भी नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं कि वो जीत जाए, 15-20 सीट और लेके चले जाए, और वो सुविधा हम नहीं दिला देंगे बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का वोट काट के। तो कांग्रेस को सीपीएम को ये मालूम होना चाहिए कि टीएमसी यहाँ पर अकेला लड़ सकते हैं बंगाल में। हम लोग किसी को सुविधाएं नहीं देंगे, बीजेपी के खिलाफ टीएमसी अकेले लड़ेंगे, 42 सीट लेके आएंगे, फिर हम गठबंधन की बात करेंगे। चलिए सुधांशु जी को एक आध तो दे दीजिए, 42 आप खुद ही ले जा रही हैं। सुधांशु जी को एक आध सीट तो दे दीजिए, एक आध सीट विवेक जी को दे दीजिए, एक वो क्या नाम है उनका, अधीर रंजन, हमारे अधीर बाबू, उनको भी दे दीजिए। हम लोग तो पूरा जरूर लोकतंत्र में कोई भी जीत सकते हैं दीपक जी, लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं जो काम करते हैं वही यहाँ पर लोक द्वारा चुना जाएगा। बंगाल की राजनीति दूसरे तरीके से होता है, यहाँ पर धर्म के नहीं कर्म के नाम पे वोट होते हैं। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं जो कर्म करते हैं अच्छे कर्म। अब मैं पूछूंगा आगे, सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ, जरूर मिलेगा। ये धर्म और कर्म आपने अच्छा बोला, इसीलिए अल्लाह की कसम खिलाई दीदी ने, कोई बात नहीं। सुधांशु भाई मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो जी कह रही है 42 के 42 जीतेंगे, और इन अंतर विरोधों का क्या करेंगे? उनके हर सवाल आज सुधांशु जी आपको एड्रेस करते नहीं है, उनके हर सवाल आज कांग्रेस को एड्रेस करते हुए हैं। कांग्रेस वालों जुड़ जाओ भाई, प्लीज बात कर लो जूही जी से, चैनल पे ही कर लो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह जी ने, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस समय में पार्टी के अध्यक्ष थे,
कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, देखिए हम जो बातें कहते हैं बड़ी गंभीरता से कहते हैं। उन्होंने कहा था हम 20 लोकसभा जीतेंगे। उस समय हर पत्रकार से, आप तो स्वयं इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, सबके मुंह पे कटाक्ष और व्यंग भरी मुस्कान थी। क्या बोल रहे हैं 20 सीटें जीतेंगे, और पीठ पीछे तो किसने क्या क्या नहीं बोला था कि ये भाजपा के हवाई दावे हैं वगैरह वगैरह। 18 हमने जीत के दिखाई। तो ये तय मानिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर आने जा रही है पश्चिम बंगाल में। मगर यहां लड़ाई जानते हैं किस बात की है? देखिए यहां सारी की सारी जो इन इंडी गठबंधन में आपस में प्रतिस्पर्धा है वो है एम फैक्टर की। वो एम फैक्टर क्या है कि मनी, यानी सत्ता जीतने के बाद किसके हाथ में पैसा रहेगा, मसल मैन, क्योंकि मसल पावर का बड़ा बंगाल में रोल रहता था, और एक और एम फैक्टर भी हो सकता है जो कि सबको सर्वविदित है। उस सबके मन में डर रहता है कि ये पहले मेरे साथ था, अब उनके साथ आ गया, कहीं ये वापस उनके पास न चला जाए। जो इसका मतलब ये हो गया कि जो दीदी कहती थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का गुंडा था, उनका वर्ड है मेरा नहीं, वो भाजपा में चला गया है। मगर अब उनकी बातों से तो लग रहा है कि कम्युनिस्ट को स्थान नहीं देना चाहती। इसका मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गुंडा था, ये उनका वर्ड है मेरा नहीं, मतलब इसको शब्दशः ना लिया जाए, कैविएट लगा के, वो इसका मतलब तृणमूल में चला गया है। वो जो मसल मैन थे ना, सब बाहुबली, जो सब इस प्रकार की हिंसा की गतिविधियां करते हैं, जो कम्युनिस्ट के थे वो तृणमूल में है, तब उनको लगता है वापस न चला जाए। वो वोट बैंक जो पहले कम्युनिस्टों के साथ था, जिसके खिलाफ ममता जी ने कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे चर्चा न करने देने के ऊपर 2007 में फाइल फेंक दी थी सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर। अब वो कहती है मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशियों को बाहर निकालता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दीपक जी, इन लोगों में तब तक नहीं गठबंधन और सीटों का साझा हो सकता जब तक ये गीता का ज्ञान न समझ ले। गीता कहती है कि जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये वही एम फैक्टर है जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए ये कहना चाह रहे हैं, वो कभी कांग्रेस का था, फिर कम्युनिस्ट का हो गया, आज तृणमूल कांग्रेस का है। अब तृणमूल कांग्रेस को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस मुझे वापस ले जाएं, तो ये केवल इस बात का डर है और कुछ नहीं है। और ये फैक्टर से परहेज है। नहीं मैं बोल, अरे हमें कौन सा फैक्टर से परहेज है? हमें तो हम सबके लिए बराबर है। हम नहीं कहते कि केवल मौलवियों को देंगे, कह दीजिए मुसलमानों से परहेज है, पंडितों को देंगे ठेंगा, कह दीजिए मुसलमानों से परहेज है। देखिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, देखिए कितनी सुंदर बात है। अरे देखिए कितनी मजेदार बात। दीपक जी अपनी अपनी बात कर लूं, बिल्कुल सब लोग तीन ही वक्त हैं, तो सबको अपना अपना टर्न मिलेगा तो दर्शकों के साथ न्याय होता है। देखिए साहब, वामपंथी जो धर्म को अफीम मानते हैं, कैसे उनके दिल में मतलब एक तकलीफ सी हो गई जैसे ही मैंने बोला, तो उनके दिल से एकदम अपने आप बात निकल गई विवेक जी से। कह रहे मैंने तो आपकी आइडियोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह उठाया सर। बात सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं, जिनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। देखिए दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, मुस्लिम मजहबी नेता है और नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट, उनके साथ जाके चरणों में पड़े हुए हैं। और अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, डिस्टर्बेंस मत करिए, आपको अपना समय मिलेगा, खूब तीन ही लोग हैं, खूब समय मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इन सबको आपस में एक दूसरे से डर लग रहा है। जूही जी अभी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती, शायद उनको न पता हो कि किस ढंग से लेफ्ट ने खींचा था कांग्रेस से वोट बैंक, और फिर कैसे ममता जी ने कितना संघर्ष किया 1999-98 में। हम लोगों को याद है लेफ्ट वालों ने उनके ऊपर, उनको मरा हुआ समझ के चले गए थे। मतलब अगर पुलिस को पता होता कि ममता बनर्जी जीवित हैं तो शायद वो उनको जिंदा नहीं छोड़ती। पुलिस को लगा कि वो मृत हो गई हैं, चले गए थे, तो उस संघर्ष के बाद मिले, तो इतनी आसानी से कौन छोड़ देगा भाई अपना। इसलिए कहने को बात अलग है, जिसे फिर मैं एक कहना चाहता हूं कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल सब मिलके एक हो जाएंगे और इंडियन सेकुलर फ्रंट सब मिलके बांट लेंगे। इसमें कोई एक दूसरे के बांटने में हिस्सा देने को कोई तैयार नहीं होगा। बांटने के नाम पे एक दूसरे को डांटने का काम ज्यादा करेंगे। कौन किसको बांट रहा है, कौन किसको डांट रहा है? जूही जी है तो आज कांग्रेस को भर भर के डांट रही है। जूही जी एक बात और बता दो, कांग्रेस ने शिकायत की है कि आप राहुल गांधी के कूच बिहार में पोस्टर फाड़ फाड़ के निकाल रहे हैं, ये कांग्रेस ने शिकायत की है। और दूसरा, क्या पोस्टर फड़वा रही है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के? ये तो अन्याय हो जाएगा राहुल जी के साथ। और दूसरा मेरा सवाल, ममता दीदी ने ये क्यों बोला कि अल्लाह की कसम आप ये मत करिएगा?
आपके बात में आ रही हूँ मैं, उसी बात को पहले बात बता दूँ दीपक जी। हमारा बंगाल में जिस दिन आप लोग यहाँ पर हम सभी हम हिंदू हैं और सभी को मानते हैं। आप लोग राम को मानते हैं, हम लोग माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं। हमारे बंगाल में पर दीदी के मुंह से अल्लाह का शब्द क्यों निकला भाई? जूही जी उसके आज एक मिनट आपकी बात क्या अरे दुर्गा की कसम दे देती, माँ काली की कसम देती, माँ दुर्गा की दे देती, अल्लाह की कसम क्यों दी उन्होंने? पेशेंस रखिए। आपका आंसर दे रही हूँ दीपक जी, थोड़ा पेशेंस तो रखिए। आप दीदी के मुंह से हर सारी ईश्वर के, वो भगवान हो, दुर्गा हो, माँ काली हो, राम हो या अल्लाह हो या गॉड हो, कोई भी हो, हम लोग बंगाल में सभी धर्मों को मानते हैं। जिस दिन संप्रीति यात्रा, यहाँ पर आप लोग अयोध्या में बिजी थे सारे मीडिया, हम लोग बंगाल में संप्रीति यात्रा किए थे। उसमें सारे धर्म के धर्म गुरु वहाँ पर शामिल हुए थे, सारे धर्म के लोग उस वहाँ पर प्रोसेशन में दीदी के साथ चले थे। तो आज बंगाल में किसी को इतना ज़रूरी नहीं है कि धर्म के नाम पे जाके सब कोई वोट मांगे। हम तो कभी देखा नहीं इतने साल में। सब यहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा काम हुआ है, उसको लेके हम लोगों को इश्यूज होते हैं। वोट के इश्यूज जो होते हैं बंगाल में वही होते हैं। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर राजनीतिक जागरूक लोग होते हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पे आप वोट मांगेंगे तो कोई वोट नहीं देंगे बंगाल में। दूसरी बात आपको बता दूं, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, माँ दुर्गा सब एक है। हम मानने वाले सिर्फ अलग अलग होते हैं और हम लोग भेदभाव किए हैं, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किए है। दूसरी बात, चंटी पाठ आज से नहीं, चंटी पाठ बहुत पहले से दीदी करती है, सब दुर्गा पूजा पंडाल में जाके करती है। पहले बीजेपी क्या बोलते थे, यहाँ पर तो बंगाल में दीदी दुर्गा पूजा नहीं करने देते, और आजकल देखिए ऐसा हो गया हालत, अमित शाह जी को दुर्गा पूजा के इनॉग्रेशन के लिए दिल्ली से उड़ के आना पड़ता है कोलकाता में। तो आज जो लोग झूठ बोल रहे थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आज उन लोगों को बंगाल में आना पड़ता है कि भाई हमको भी मौका मिल जाए, इनॉग्रेशन पंडाल का हमसे भी करवा दो। मैं वो यात्रा के कुछ शॉर्ट्स निकलवाता हूँ प्लीज। उसमें यात्रा में जो निकाली थी ममता दीदी ने, उसके कुछ शॉर्ट्स निकालिए। जूही जी, आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया, अल्लाह की कसम ही क्यों खिलवाई उन्होंने? ये देखिए ये शॉर्ट्स, इसमें कई सारे जो सिख धर्मावलंबी है, क्रिश्चियन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बौद्ध मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे मौलवी बड़े सारे दिखाई दे रहे हैं, मौलवी कई सारे हैं। अरे हिंदू धर्म वाले कितने इसमें? सभी है इस पदयात्रा में सभी शामिल हुए थे। बौद्ध धर्म के थे, जैन धर्म के थे, धर्मगुरु थे। अब देखिए आप सिख धर्म के थे जो गुरुद्वारा के हिंदू धर्म के एक ही दिख रहे हैं, बाकी सब हिंदू धर्म के। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं दीपक जी, पेशेंस तो रखिए कम से कम सुनने के। इस्कॉन के देखिए आप, इस्कॉन के लोग यहाँ पर शामिल है जो इस्कॉन से आए हुए हैं। सारे धर्म गुरु यहाँ पर है, सभी धर्म के हैं, मौलवी साहब भी आए हुए हैं, सभी धर्म के हैं। सभी का कसम दीदी ने दिलाई है, भगवान की कसम दिलाई है, कोई अल्लाह ईश्वर अलग अलग नहीं है। सभी दीदी का वो स्टेटमेंट निकाल दीजिए ना, मैं जूही से पूछूंगा, जिंदा रहेंगे हम लोग। दीदी का स्टेटमेंट निकाल दीजिए ना। सुभांशु जी क्या कहेंगे जूही जी की इस बात पर? वो उन्होंने सबकी कसम दिलाई, खाली अल्लाह की थोड़ी दिलवाई। शामिल थे हम खुद शामिल थे दीपक जी, हम उस रैली में खुद शामिल थे, हमने पूरा अच्छे से सुना। अच्छा, अभी मैं सुनाऊंगा ममता जी का स्टेटमेंट आपको, सुधांशु जी जवाब दे ले उसके बाद। आप सुना दीजिए। देखिए ऊपर से चाहे जो बोल लें, अंदर से दीदी का दिल समझता है कि केवल अब अल्लाह का सहारा है और राम से किनारा है। तो इसलिए जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है। तो मैं मगर ये भी याद दिला देना चाहता हूं, जो कहते हैं लोग कि बंगाल में सब लोगों का समान रूप से होता है और सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण बंगाल में नहीं होता, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश की सबसे भयानक और खतरनाक सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत जिसने इस देश का विभाजन किया 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, वो कोलकाता से शुरू हुआ था और एक साल के अंदर 15 अगस्त 47 आते आते देश बट गया। इसलिए यह कोई ना समझाए कि साहब ऐसा नहीं, बंगाल में तो ये कभी नहीं हुआ। अभी हाल ही में देखा गंगा सागर जाने वाले साधुओं के साथ जिस प्रकार की बात हुई, 2021 के चुनाव में इनके रणनीतिकार ने बोला, तृणमूल कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला हमारी गिनती तो 30% से शुरू होती है। और अभी जूही जी ने कहा वहां सभी दिख रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं वहां बौद्ध भिक्षु भी दिख रहे थे,
ये वेस्ट बंगाल की सरकार मौलवियों को तो इनामो इकराम भी देती है और तनख्वाह भी देती है, बौद्ध भिक्षुओं को देती है। चलिए पुजारियों को तो नहीं देती होगी, वो तो समझ गए, उनको बुला के गीता की एक प्रति दे के निपटा दिया। ईसाइयों सुनिए, पता नहीं है यहाँ पर जो पुजारी हैं उनको भी मिलते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को देती है क्या, जैन श्रमणों को देती है क्या, ग्रंथियों को देती है क्या, ईसाई पादरियों को देती है क्या? और मैं ये कहना चाहता हूं, अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, जूही जी अपने टर्न पे बोलिए। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सरकारी तनख्वाह मदरसों को जिस ढंग की सपोर्ट सिर्फ एक समुदाय को देती हैं, और मैं यह बात थोड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और विनम्रता और दृढ़ता से कह रहा हूं, कोई मेरी बात काट सके तो। आज कट्टरपंथियों के ऊपर बांग्लादेश की सरकार तो ज्यादा सख्त काम करती है, मतलब बेगम खालिदा जिया से ज्यादा मुस्लिमों, कट्टरपंथी मुस्लिमों, मुस्लिम के बाद कट्टरपंथी मुसलमानों की हिमायती ममता बनर्जी नजर आती है भाई। वो तो जमाते इस्लामी पे कार्रवाई कर रही है, वो लोग जो भाग के बंगाल में आ जाते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बांग्लादेश बॉर्डर में क्या करता रहता है, आप बताइए हमको, बीएसएफ लोग क्या करते रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या सोते रहते हैं दिन में कि बांग्लादेश से सब घुसपैठी आ रहे हैं बंगाल में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपके हाथ में है। बीएसएफ क्या काम करता है फिर? अब जवाब दे दूं, नाकामयाब है। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से इन्फिल्ट्रेशन रुक गया है, नाकामयाब है। जब से हमारी सरकार बनी इन्फिल्ट्रेशन रुक गया है। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, चिल्लाइए। जी पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। देखिए मैं एक भी बार विवेक भाई के पास नहीं गया, परेशान हुई है बंगाल के लोग। और तुष्टीकरण के राजनीति बोल के कोई फायदा नहीं है, दूसरे कोई टॉपिक लेके आइए। तुष्टीकरण की राजनीति बोलने से कोई सुधांशु जी, देखिए मैं धूल चटाने की भी इनको सुनिए, मैं इनका टेक्निकल भी उत्तर दे देता हूँ, धूल चटाने का भी उत्तर दे देता हूँ। आपका ग्रास रूट कमजोर, अरे भाई ग्रास रूट कितना मजबूत है अभी बताए दे रहे हैं। आपका ग्रास रूट अभी हम जवाब कमजोर है। अच्छा जवाब ले लीजिए जूही जी, जवाब ले लीजिए जूही जी, जवाब ले, अब जवाब नाराज मत होइए, जवाब ले लीजिए। देखिए जब से फायदा नहीं है। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि जब ममता बनर्जी ने फाइल फेंकी थी स्पीकर के ऊपर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं होगी, वो आज कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? हाँ, हमारी सरकार जब से आई है तब से सीमा के ऊपर चौकसी हो गई है, अब फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है आसानी से। हमने बहुत बड़ा काम यह किया, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की हुई, पर हमने इसलिए किया कि पहले सीमा का निर्धारण हो जाए। अब वो स्थिति भारत में और एक हिस्सा बांग्लादेश में है, और अब उसके ऊपर वैसे ही फेंसिंग हो रही है जैसी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है, ताकि फ्यूचर में अब न रह जाए। परंतु जब हम उन लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं, गणना करने चाहते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाके मालदा जैसे क्षेत्रों में जो भारी संख्या में जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है वो आपको नेचुरल नजर आता है, पर जब हम कहते हैं इसकी जांच करनी है तो आप लोगों को समस्या नजर आने लगती है। इससे कि आप लोगों का अप्रोच, और आपको यह भी धूल चटाने का उदाहरण दे देते हैं भाई। आपके स्ट्रेटजिस्ट ने कहा था कि आपकी गिनती 30-32% से शुरू होती है। कितना वोट मिला तृणमूल कांग्रेस को? 47-48%। हमें मिला 38%। अब अगर आपके स्ट्रेटजिस्ट की बात मान लें कि उसमें 32% वोट, या प्रैक्टिकली देखें तो 35-36% वोट एक है, तो भाई बाकी में मिला है बस 5% वोट अगर इधर आया तो हम 38 से 43-44 होंगे और आप 41 पे होंगे, और सीटों का सारा गणित बदलता नजर आएगा। इसलिए अभी सरकार को रहकर जो दमन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जब चुनाव आयोग के हाथ में चीजें आएंगी और ईमानदारी से यदि चुनाव हुआ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 38% और 48% के वोट का अंतर में कम से कम 10% वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा, और इन धूल चाटता हुआ कौन नजर आएगा ये चुनाव के बाद समझ में आएगा। ठीक है, मैं सुनाता हूं ममता बनर्जी ने उस दिन क्या कहा था जूही विश्वास जी, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, फिर जूही जी आपके पास आऊंगा, फिर सुधांशु जी का जवाब लूंगा। विवेक जी अकेले छूटे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है एक एंकर के तौर पर मेरे लिए। ममता दीदी ने क्या कहा था वहां पर सुनाइए, किसके अल्लाह की कसम दिलवाई थी उन्होंने, कैसे दिलवाई थी, ये सुनते हैं। हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम
बीजेपी को अगर आप सपोर्ट करोगे तो अल्लाह की कसम कोई आपको माफ नहीं करेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी खा लीजिए अल्लाह की कसम आज कि ममता बनर्जी की कसम का हम समर्थन करते हैं। नहीं, वो देखिए शब्दों के हेर फेर में मैं नहीं आना चाहता हूं, लेकिन अब देखिए 2-3 चीजें। अरे राजनीति शब्दों के हेर फेर नहीं चलती विवेक भाई। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने अल्लाह कह दिया। अल्लाह अरबिक वर्ड है और अरबी में गॉड को ही कहते हैं अल्लाह, तो वो ठीक है, कहा नहीं कहा वो एक बड़ी माइनर बात है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप उन्होंने सर्वधर्म सद्भावना की एक सभा भी तो बुलाई, उसको भी तो अप्रिशिएट कर लीजिए। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए INDIA जो घटक दल बना है, ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। स्टेट्स में हम बहुत जगहों पर आपस में लड़ते हैं। केरल का एक एग्जाम्पल है, बंगाल का एक एग्जाम्पल है, कुछ अन्य राज्य भी हैं। कई जगहों पर हम मिलकर के लड़ते हैं, जैसे बिहार में कांग्रेस हमारे साथ ही है। तो ये है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। जैसे मैंने अभी एम फैक्टर की बात करी, सुधांशु जी थोड़े परेशान हो गए कि एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कीमिंग जो संघ परिवार और भारत क्या है, खुल के बोलिए ना। नहीं, मैंने तो कहा ना, माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम। मैं कोई माइनॉरिटीज मत बोलिए, माइनॉरिटीज में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम बोलिए। नहीं, मैं मुस्लिम वर्ड यूज कर लेता हूं, मैं खुल के बोलता हूं, मुस्लिम बोलता हूं मैं। सुधांशु त्रिवेदी शब्द दबाते हैं, मैं नहीं दबाता। ये देखिए, एक जो आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रहा है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, जो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसके एजेंडे में बहुत कुछ है, जिसके एजेंडे में अभी तो शंकराचार्य जी भी बाहर फेंक दिए गए हिंदू समाज के, आगे तो मैं क्या बोलूं। लेकिन अब यह है कि भाई इसमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी अपनी लड़ाइयों को पीछे रख करके हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले भी तीसरे मोर्चे बने हैं। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने तीसरे मोर्चे की सरकारें देखी हैं, देवगौड़ा का समय भी देखा है, IK गुजराल का समय भी देखा है। आप चंद्रशेखर जी के बड़े क्लोज रहे हैं, जिस तरीके से राजीव वो 4 महीने रही सरकार। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोalition पॉलिटिक्स इज अ रियलिटी। वाजपेयी के समय में भी एक कोalition था, वाजपेयी के कोalition में तो ममता जी भी थी। आज तो सुधांशु जी भर भर के गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, सब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो उनकी बड़ी क्लोज अलाई थी, बड़ा परेशान भी किया था वाजपेयी जी को। तो ये राजनीति है। तो इस एजेंडा में देखिए अपनी अपनी ये झगड़े, ये आर्गुमेंट्स चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि INDIA जो है कमजोर हो गया। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज के सेफगार्ड के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक समान है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो सफर करेगा। इनकी नीतियों से मुसलमान तो जो सफर करेंगे। इनकी नीतियों से जिस तरीके का अंधविश्वास, जिस तरीके की बैकवर्डनेस सोसाइटी के अंदर फैलाई जा रही है, जिस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म किया जा रहा है, एक एजुकेटेड आदमी, उसके बच्चे, दे विल फील जैसे कि जो पाकिस्तान का हाल हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम में और जियाउल हक के टाइम में। जब अपने पॉलिटिकल आर्गुमेंट देने के लिए शंकराचार्य को कोट करते हैं ना, मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है कि विवेक भाई जो है, जो धर्म को अपनी मानते हैं, उनको भी शंकराचार्य का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है, राजनीति में सब चलता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तो बाहर कर दिया उनको। सही बात है, सही बात है। जो विश्वास जी, अब मैं आप मुझे बताइए, शंकराचार्य तो ये अल्लाह की कसम मुसलमानों के 34% वोट के लिए, जो विश्वास जी। दीपक जी, आपने पूरा मीटिंग नहीं देखा है, आपने सिर्फ 1 मिनट का उनका बाइट दिखाया है। हम आपको बता रहे हो किन को बोलना। अरे वहां क्या बोला, मैं फिर से सुना देता हूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम माफ नहीं करेगा आपको। 1 मिनट, आप पूरा बात तो सुन। और दूसरा काफिर भी बोल दिया उन्होंने बीजेपी वालों को। जो विश्वासी ऐसे तो आप भी काफिर हो गई, क्योंकि आप दुर्गा पूजा करती हैं, आप भी काफिर हैं। काफिर वो है जो कुफ्र करता है, यानी बुत परस्ती करता है, यानी मूर्ति पूजा करता है। नहीं, काफिर नॉन बिलीवर को कहते हैं। काफिर का मतलब वो नहीं कि जो बुत परस्ती करता हो। फिर तो आप काफिर हुए, फिर तो विवेक श्रीवास्तव तो काफिर हो गए। नहीं, आप मेरी अगर आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं, नहीं, आप मेरी आइडियोलॉजी नहीं मानते, मेरे को क्वेश्चन किया तो मेरे को आंसर देना है। अरे लेफ्ट वाले आपके सहयोगी है भाई जी, इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी है विवेक भाई, प्लीज थोड़ा सा। 1 मिनट। अच्छा, दोनों में से कोई एक काफिर है, या तो विवेक जी काफिर है या जुई विश्वास काफिर है, कौन है डिसाइड करके बता दे। नहीं, हमने डिक्लेयर करा है कि जो वामपंथ को नहीं मानते सुधांशु त्रिवेदी काफिर हैं, क्योंकि काफिर वो होता है जो बिलीव नहीं करता। तो हमने तो सुधांशु त्रिवेदी को काफिर घोषित कर दिया, क्योंकि अब वामपंथ को नहीं मानते हैं। ठीक है, जुई विश्वास जी। ठीक है दीपक जी, आपका आंसर दे दूं, तब से वो ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पोर्शन को दीदी का जो बाइट आपने दिखाया, उस पोर्शन ISF के लिए बोला गया था, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो बीजेपी के बी टीम
यहाँ पर काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए बोला गया था और लाइन कि आपका अल्लाह माफ नहीं करेंगे। लेकिन कोई अल्लाह का कसम, भगवान के कसम, पूरा मीटिंग दिखाइए ना, अब पूरा मीटिंग दिखाइए तब आपको पता चलेगा कि सारे भगवान का नाम वहाँ पर लिया गया है। हम लोग सर्व धर्म में विश्वास करते हैं, हम लोग किसी एक धर्म पे नहीं, सभी धर्म हम लोग को मानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के लिए, एक रिप्रेजेंट जनता के जो प्रतिनिधि है उनके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको मानना चाहिए। धर्म तो अपने घर में करो, कर्म भी अपने अपना अच्छा करो, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले मानो, हम लोगों का वही मतलब है। और जो यहाँ पर अल्लाह का नाम जो गिनाया गया है वो ISF के लिए बोला गया था, इंडियन सेक्युलर फॉर्म, जो बीजेपी के बी टीम। कहाँ बोला ये जूही जी? फिर से सुनाओ आपको, काफिर भी बोला, अल्लाह कसम भी बोला, फिर से सुनाओ आपको स्टेटमेंट। अरे दीपक जी, समझदार के लिए इशारा ही काफी होते हैं। हाँ, इशारा समझ गए सब लोग, समझदार के लिए इशारा काफी होते हैं। इशारा समझ गए सब लोग, समझ गए जूही जी, सब लोग इशारा समझ गए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सुधांशु जी, अब क्या कहेंगे दोनों के आर्गुमेंट्स पर आप? विवेक श्रीवास्तव ने आपको काफिर ठहरा दिया है क्योंकि आप वामपंथ को नहीं मानते, तो मुझे मानना शुरू कर दीजिए वामपंथ को। मुझे बड़ा देखिए, मुझे बड़ी सुंदर अनुभूति हुई कि इस्लाम के धार्मिक विचारों की बचाव में जैसे लेफ्ट के नेता लालायित नजर आए काफिर को बताने के लिए, उसे देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब लगता है धर्म वरम अफीम नहीं रह गई है, अब तो लगता है धर्म वाला हो गया ना, जिसको डर के आगे जीत है वाला ड्रिंक हो गया है, एनर्जी ड्रिंक हो गया है। कोई बात नहीं, मगर मैं विवेक जी आपको बता देना चाहता हूं, काफिर का अर्थ वो होता है जो कि मोहम्मद साहब में यकीन न करे और जो भगवान को न माने, उसे कहते मुनाफिक या मुशरिक। ठीक है, तो जो भगवान को न मानना शिर्क होता, वो आप लोग हैं मुनाफिक, जो कहते हैं आप भगवान को ही नहीं मानते, वो डोंट बिलीव एट ऑल। अरे साहब सुनिए, काफिर और मुशरिक में, मुनाफिक में अंतर होता, जाके चेक कर लीजिए साहब जनाब। आप तो बहुत बढ़िया, अब आप अरबी सीख लीजिए और आगे कुरान भी पढ़िए। अच्छा रुक जाइए, हमें उतना पता है भैया, रुक जाइए, सुधांशु जी को कंक्लूड करने दीजिए, मेरा वक्त नहीं खत्म हो रहा है। मैं जूही जी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल देखिए विवेक जी की एक बात पे मैं समझदारी दूंगा, इन्होंने बच के बोला, इन्होंने कहा काफिर की डेफिनेशन दी, पर जूही जी जोश में थोड़ा ज्यादा बोल गई कि अल्लाह, दुर्गा माँ सब एक है। जूही जी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप युवाएं संभल के बोलिएगा। अगर आपने कह दिया अल्लाह और दुर्गा जी और काली जी सब एक है, इसमें सरतन से जुदा वाला चक्कर हो जाएगा, क्योंकि वहां कहा जाता है अशदम मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह एक है एंड ही इज ओनली वन एंड ओनली, ही कैन नॉट बी इक्वेटेड टू एनीवन। इसीलिए महात्मा गांधी ने बिरला मंदिर में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गवा दिया था। अगर ममता जी भी किसी मस्जिद में गवा दे कोई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह बराबर नहीं होता। हम मानते हैं मगर वो दूसरे नहीं मानते। मगर आप जिसकी कसम दिलाना हो दिला लीजिए। सुनिए दीपक जी, मगर याद रखिएगा कि इंशाअल्लाह फतेह तो हमारी होगी, बीजेपी के गंदी अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हमारी होगी। अब आप चाहे अल्लाह को याद कर लीजिए या राम को याद कर लीजिए। देखो अब सुधांशु जी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। आज सूरज किधर चौका था भाई, ही राजनीति करते हैं। सुधांशु जी आप इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जो है धर्म पर ही राजनीति करते हैं। शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, सूरज किधर से निकला था। लेकिन एक और अच्छी खबर चलते चलते मैं आप दूंगा, फिलहाल मेरी बहस में आज के लिए ताल ठोके में इतना ही।